नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय यूपी एपीओ के पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करा रहे हैं और उसी की सीरीज चल रही। और इस सीरीज़ के क्रम में ही आज ये तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी एपीओ के 2006 के पेपर को। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इसमें लॉ के ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए लॉ के पेपर पर आते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है और फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व कराते हैं। और आप देखिएगा, जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिन लोगों के पास ऐसा माध्यम है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर रखे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी जिनके पास ये नहीं पहुंच पाया है, वो स्टूडेंट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जैसे जिस भाषा में कंफर्टेबल हों उस भाषा में आप उसको सॉल्व करें। आप पढ़िए, मैं पढ़ूँ, चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन है, और ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको 2-3 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप उसी में अपना कर लीजिएगा, आपको जो आंसर आ रहे हैं उसको लगा लीजिएगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामलों संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाएं जिनसे अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने के से अधिक। सही ऑप्शन, अरे अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे, तो ऑप्शन ए, उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए, या फिर एक सेकंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि वह समय निर्धारित करना चाहिए जिसके भीतर चिकित्सीय परीक्षण पूर्ण किया जाए। तीसरा ऑप्शन है चिकित्सीय परीक्षण होता है उसके साथ उसे एक अनुरक्षक को भेजना चाहिए, उसे वह समस्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति फरार ना हो सके। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? ऑप्शन ए सामान्य अधिकारी होता है, ऑप्शन बी प्रभारी अधिकारी होता है, ऑप्शन सी उप मुख्य अधिकारी होता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभारी अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है धारा 7? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से। नेक्स्ट, और ये है क्वेश्चन नंबर 56। इसको पढ़ा जाए कि हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। यही गलत हो गया, तो पहला ही गलती पकड़ा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है
तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको कि उत्तर प्रदेश विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? सवार पुलिस से संबंधित कौन सा अध्याय है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विवेचना अधिकारी को केस डायरी में वह स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। कब? इसका आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं, प्रशिक्षित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं कि चयनित किए गए हैं? ऑप्शन ए भर्ती किए गए। नेक्स्ट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण की प्रक्रिया से संबंधित है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ये कौन सा पैरा रिलेटेड है? आप देखिए, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 139। नेक्स्ट ये प्रश्न पढ़िए, 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? ये बात किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, सुमेलित करना है। पता नहीं, इतना छोटा करने पर तो आपको दिखेगा भी नहीं मुझे लगता है। चलिए छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन, ये है कि मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे जो उस जिले में विचारण योग्य हैं, जिनके नाम, जाति, निवास और पूर्व इतिहास सभी शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हैं। नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में प्रतिपादित किया गया कि केस डायरी का उपयोग अभियुक्त नहीं कर सकता? अभियुक्त अथवा उसका अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकता है और न ही उसका दावा कर सकता, अवलोकन का दावा कर सकता है। ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट
66 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार है क्या? ये तो लॉ आ गई ना आपकी, मेजर लॉ, ये तो बता ही सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। मैं आपको पुलिस एक्ट पर बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेप्स की अंतर वस्तु का क्या है, प्राथमिक है कि प्रत्यक्ष है कि द्वितीयक है, क्या है? तो ये हो जाता है आपका प्राथमिक साक्ष्य, और ये सेक्शन 62 के सेकेंड एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बताइए कि 68 नंबर है कि दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है, सुसंगत है, सही बात है। कारण कहता है कि दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत है, ये भी ठीक है। तो इसमें अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्योंकि सेक्शन 53 वाली बात तो ठीक है, लेकिन कारण वाले में जो 54 का है, 54 जो है उसके 3 एक्सेप्शन एक्सेप्ट करता है कि जिन परिस्थितियों में बुरा सील सुसंगत हो जाता है, का क्रिमिनल मामलों में भी, जब उत्तर में होता है, मतलब इन रिप्लाई, फिर प्रीवियस कन्विक्शन, और जहाँ उसका कैरेक्टर ही इशू में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में बुरा सील दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको मैं डिटेल में भी करा देता पूरा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा आप लोगों का, नहीं तो जितने भी प्रश्न हैं हम लोग इतनी जल्दी जल्दी जो करते हुए बिना एक्सप्लेनेशन के चले जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता उसको, तो अच्छा रहता ज़्यादा, लेकिन अब फिर आप लोगों का समय ज़्यादा लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विद्यमान में वैवाहिक बंधन है? 69 का आप जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान है? साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान है। ये ऑप्शन नंबर 100 ए, क्योंकि इसी में बताया गया है कि सील का साक्षी जो होता है, जो सील का साक्ष्य देता है, उसकी भी प्रति परीक्षा की जा सकती है, बाकी तो उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई हो, जबकि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है आपके हिसाब से? तीन तक पढ़ लीजिएगा तो डी भी दिखा देंगे, और ये है आपका डी ऑप्शन, कि जो कि उस समय की गई थी जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई, यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेक्शन नंबर 26 पर है ये।
और जो कहता है कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अगर की जाती है तो पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन भी वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजी कुत्ते द्वारा दिया गया साक्ष्य आता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि यह प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया। इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। यह कि उस दिन मुंबई में था, यह कि क कोलकाता जाने का अभ्यासी है, यह कि क अपराध करने का अभ्यासी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 11 के अनुसार जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं, तो जब विवादक तथ्य से असंगत होते हैं। तो ये प्लिया फेलिबाई का तर्क ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां ऐसे तथ्य को ऑप्शन है साबित मानेगा जब तक कि ना साबित नहीं किया जाता है। पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। चलिए ऑप्शन तो यही देना ज़्यादा ठीक है, ऑप्शन नंबर यही लिख लीजिए। तो ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है। ये क्वेश्चन 2002 के पेपर में भी था। तो एक प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो सह अपराधी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगतता और संस्वीकृति है। सुसंगतता और संस्वीकृति नहीं, सुसंगतता और मतलब रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी होता है, ये संस्वीकृति गलत छप गया है। समानार्थी हैं, सहविस्तृत हैं कि नाइदर सिनोनिम नार को एक्सटेंसिव, सिनोनिम एंड को एक्सटेंसिव बोथ। तो इसमें हो जाएगा नाइदर सिनोनिम नार को एक्सटेंसिव, न तो ये समविस्तारी है और न ही समानार्थी है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये है आपका अगला प्रश्न कि क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर लोक मार्ग के अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है, जिसका क प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व क्या है, सुसंगत है किंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होगा, विसंगत है किंतु विचार करने योग्य है, इस बात का निश्चय सबूत है कि मार्ग अस्तित्व में है, और सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चय सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जानते हैं आप सेक्शन नंबर 42 के अंतर्गत आएगा कि ऐसे प्रश्न जो लोक अधिकार से संबंधित है, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है, वो प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट होते हैं, लेकिन वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है, मुख्य परीक्षा, अतिरिक्त परीक्षा, पुनः परीक्षा कि पुनः प्रति परीक्षा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, री एग्जामिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता। आपराधिक अधिकार, हाँ,
नेक्स्ट है प्रति परीक्षा का उद्देश्य है, क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या उद्देश्य है? साक्षी की बुद्धिमत्ता की जांच करना, साक्षी की निष्पक्षता की जांच करना, कि साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करना, कि साक्षी के सदाचार की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 81 कि एक हत्या अभियुक्त अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। इस तथ्य का ख प्रत्याख्यान करता है। अब बताइए, क और ख को सबूत का भार आपस में बांटना होगा, बताइए क्या सही होगा इसमें? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपवादों का लाभ लेना चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है, और ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 में बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वभाव होगा द्वितीयक साक्ष्य का, अनुश्रुत साक्ष्य का, संबंधित और कार्य का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हियरसे एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मृत्युकालिक कथन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट हैं, उस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही है। लिखा है कि बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। दूसरा है कि एक कमजोर साक्ष्य है। तीसरा है किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है। और चौथा है कि विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कहा गया था कि अन्य साक्ष्यों के समान हैं, लेकिन दोष सिद्धि किए जाने से पहले उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने स्वयं दुर्घटना नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? हालांकि इसमें आयोग ने जो क्वेश्चन माना हुआ है वो डी माना हुआ है, जबकि डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु जब हृदयाघात से हुई है तो ये हाँ ठीक है, रेस जस्टे के रूप में, ठीक रेस जस्टे के रूप में होगी। डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं होगा, लेकिन रेस जस्टे के रूप में होगा। ठीक है, ये चीज़, ये आर वर्सेस फोस्टर के केस पर आधारित है। आप लोग जानते होंगे सेक्शन 6 पर आर वर्सेस फोस्टर ये केस है, रेस जस्टे का सिद्धांत है इस पर। ये आपका है अगला क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन, कि यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षर का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय, ऑप्शन देख लीजिए, सिवाय सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो मैं वही बता रहा हूँ जो कि आयोग ने सही माने हुए हैं,
और वही ठीक भी रहता है, क्योंकि किसी भी आयोग से आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन है जो कि हर बार आयोग उसके गलत आंसर को आंसर की में एक्सेप्ट करता आया है, तो हमें भी बिना दिमाग लगाए उसी आंसर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस स्टेट के द्वारा, आयोग द्वारा जो स्वीकार किया जाता है। दिमाग लगाएंगे तो सही क्वेश्चन भले आप कर रहे हैं, लेकिन उस आयोग के द्वारा उसको गलत मान लिया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन। ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये एग्जाम्पल है सेक्शन नंबर 21 का, एविडेंस में सेक्शन 21 का पहला एग्जाम्पल होगा, लेकिन ये अधूरा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने नहीं सुना जो यदि जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह धारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंधों के संबंध में क्या धारणा होगी? इसका सही ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली की केस है। इस पर 108 पर ये क्वेश्चन है, और मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली की केस है। उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ मृत्यु की उपधारणा बनती है, मृत्यु के समय की उपधारणा नहीं बनती, तो मृत्यु के समय के पक्षकारों को साबित करना होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 88। देख लीजिए क्या कहता है, पढ़िए उसको। कि बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। वहां न्यायालय उसके साक्ष्य के निश्चायक सबूत मान सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वहां न्यायालय अतिरिक्त सबूत मांग सकता है कि उसने सहमति नहीं दी थी। लास्ट है कि वहां न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है 114A के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बनती है, यानी सेल प्रिज्यूम होता है। ये देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89, कि स्वयं से बात करते हुए भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये किस केस में कहा गया था, ये किस केस में कहा गया था? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था कि अपने से खुद से बात करते हुए भी कन्फेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, इकबाल साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, अवश्य संपोषित होना चाहिए, विश्वसनीय अवश्य हो और अधिमानतः संपोषित हो, ग्राह्य नहीं है। इसमें से टिप्पणी के आधार पर आपको कूट के आधार पर डिसाइड करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, कि प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णय किया गया था। किस केस में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत किया गया था? आर वर्सेस हिगिंस के केस में कहा गया था कि क्रिमिनल मामलों में प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है 154, 155, 156 आईपीसी के अंतर्गत जहाँ की विकेरियस लायबिलिटी का रूल लागू होता है, अन्यथा क्रिमिनल मामलों में विकेरियस लायबिलिटी का रूल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवर्ग मानहानि के वाद में उपलब्ध विनिर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं को सही रूप में इंगित करता है?
ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। प्रिविलेज है, सत्यता है, उचित टीका टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है, किसके द्वारा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत करीब हैं हम लोग, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नशे पर मार्गदर्शकवाद है? नथुलाल बनाम एमपी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बियर्ड, बैरो बनाम आइजैक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन कर करके अगर आंसर को बताना होता तो मज़ा आपको भी आता, हमें भी आता। थोड़ा यही है कि दुगना समय तो लग ही जाता उसमें। अब ये है क्वेश्चन नंबर 95। अब इसको आपको कूट जो होगा उसके सहायता से करना है। आप लगाइए कूट। दहेज मृत्यु जो है, दहेज मृत्यु हो जाएगा 304B में, गृह भेदन हो जाएगा 445 में, हमला हो जाएगा 351 में, और रांगफुल और सदोष अवरोध हो जाएगा 340 में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है? कौन कौन सी धारा है जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे देख लिया। अच्छा, कूट भी है इसमें। 132 और 194 है, 364 396 है, 364 और 396 है, 124A और 132 है। तो इसमें से हो जाएगा हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है? राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, हत्या करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, और किसी मित्र शक्ति के राज्य में लूटपाट करने की तैयारी। तो इसमें से कौन सी तैयारी दंडनीय नहीं है? ये हत्या करने की तैयारी दंडनीय नहीं है। दिल खोल के हत्या करने की तैयारी की जा सकती है। ये आपका हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? मतलब अपूर्ण अपराध का मतलब बिना नुकसान हुए ही अपराध हो जाता है, क्षति हुए बिना अपराध। तो ये लोक उपताप है कि आपराधिक प्रयत्न है कि विधि विरुद्ध जमाव है कि बलवा है, क्रिमिनल अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है और एबेटमेंट होता है। ये अपूर्ण अपराध। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर है, कौन सा कथन सत्य नहीं है कि बलवा और दंगा भारतीय दंड संहिता के, बलवा करना और दंगा भारतीय दंड संहिता के 146 और 149 में क्रमशः परिभाषित है, 159 में। दूसरा है कि बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। बलवा करना 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, जबकि दंगा 1 माह के कारावास से दंडनीय है। और बलवा 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, जबकि दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। इसमें सही ऑप्शन जो है, अरे गलत ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवा लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर चाहिए, यही गलत है। तो
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर लेते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन कि चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाए, 2 या अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाए, उसमें बल जुड़ जाता है और उसमें प्राण का आसन संकट जुड़ जाता है। तो चोरी का अपराध लूट कब हो जाता है, ये आपको बताना है। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जब यही क्वेश्चन होता है कि उद्दापन का अपराध कब लूट हो जाता है, तब उसमें हम लिखते कि जब उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है। ठीक है ना, चोरी तो लूट हो जाती है जब उसमें बल जुड़ जाता है। तो चलिए, ये आज का सेशन इतना ही रहेगा। थोड़ी सी और ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, ये है अनअकैडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। आपने सुना होगा इसके बारे में। और इस पर आपको यूपी और बिहार जुडिशियरी के लिए एक बैच चल रहा है, शुरू हो रहा है 1 जून से, जो कि 1 साल के लिए होगा। तो जल्दी से अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। संदीप खत्री जी पढ़ा रहे हैं, पंकज त्रिपाठी जी पढ़ा रहे हैं, धर्मेंद्र राय यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, और सिद्धार्थ दुबे, ये 4 लोग मिल के इस बैच को पढ़ा रहे हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और करना होगा, इसके लिए कोड यूज़ करना होगा, राय लॉ 10। अगर इस कोड को प्रयोग किया जाएगा RAILAW10, तो आपको फीस स्ट्रक्चर जो होगा उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाता है। ये एक फ़ायदा है इस कोड को यूज़ करने का। और एक और ज़रूरी बात ये है कि फ़िलहाल अगर 24 से 26 मई तक सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो 24 से 26 मई तक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बोनस मिल रहा है, यानी स्पेशल ऑफर है कि 6 महीनों पर 1 महीना फ्री, 12 महीनों पर 2 महीना फ्री, और 18 महीनों पर 3 महीने फ्री, 24 महीनों पर 4 महीनों का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और वो कोड जो आपने अभी देखा था RAILAW10, इस कोड का प्रयोग करने पर आपको इस छूट के अलावा 10% का एडिशनल छूट हो जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे अभी हैं फ़िलहाल इसको लेने का। और अब और बताएं, थोड़ी सी फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये है कि 1 महीने पर इतना, 3 महीनों का, 6 महीनों का, 12 महीनों का, 18 महीनों, 24 महीनों का सब्सक्रिप्शन इतना है। लेकिन अगर अब तुरंत ये बढ़ के इतना होने वाला है जस्ट, तो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो इसको बढ़ने से पहले, माने 10% बढ़ जाए उससे पहले कि हम लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, अगर सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बन रहा है। तो यही एक ज़रूरी जानकारी थी जो मैंने सोची कि दे दूँ। और एक चीज़ और अगर आप जानना चाहें तो ये भी हो सकता है कि ये जो है यूपी APO के लिए जो प्री का है, उस पर्पज़ के लिए आपको एक स्पेशल क्लास मैराथन सीरीज चल रही है अनअकैडमी पर ही, जो कि बिल्कुल फ्री में है। और इसको ये 5 लोग मिल के चला रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री की सीरीज़ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। अगला सेट लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू।